और जल्द से जल्द इस सेशन में जुड़ जाए आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य एम्पेरर या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। ये तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं मौर्य एम्पेरर की क्या है कहानी। बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी, अभी हम लोग बिहार के इतिहास टॉपिक पर हैं। आइए मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों, कौन था? ऑप्शन नंबर ई चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों, ये पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों 320 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था दोस्तों कब? ऑप्शन नंबर बी 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, कौन था दोस्तों? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है दोस्तों क्या है? तो इंडिका है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। इसी में मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन है दोस्तों। ये अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त या चाणक्य हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश ने शासक किया नंदवंश के पतन के बाद। ये दोस्तों 41वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये भी आई है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये भी 47वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इनका 3 नाम है, यानी कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत से ये हमें इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स रहते थे। पिंगलवत्स ने ही अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी अशोक के 13वें शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये दोस्तों कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया था। मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में। शासनकाल अशोक के समय इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का धर्म था, क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? दोस्तों तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो था पाटलिपुत्र में स्थित था। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोधगया की यात्रा की। सर्वप्रथम अशोक ने बोधगया आए थे। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों ये अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में किए थे अशोक। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, रूमिनदेई जो है ये बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। बाद बाकी लौड़िया, अरेराज, लौड़िया, नंदनगढ़, रामपुरवा ये सभी बिहार में ही प्राप्त हुए हैं स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, क्या चीज़ का दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था महल। ये 41वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था, कहाँ पे था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, कुम्हरार, पटना में। कुम्हरार से ही 80 स्तंभ वाली मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। कुम्हरार से ही 80 स्तंभ वाली मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। 34 क्वेश्चन नंबर को देखिए, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक वेतना कर सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडियन के कथन है। एडियन जो थे उन्होंने अशोक के राजप्रासाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक वेतना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये फाहियान के कथन है।
आइए देखते हैं इधर। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें पहला था सुदामा, दूसरा विश्व झोपड़ी, तीसरा चौपार तथा चौथा कर्ण। ये सभी गुफाएं बराबर की काटकर बनाया गया था। ये किन के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों ये बौद्ध भिक्षुओं या आजीविकों के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दशरथ ने करवाया था। दशरथ कौन था दोस्तों? तो ये अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी है। ये सबसे प्रचलित है। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये दीदारगंज पटना में। कहाँ से मिले हैं? तो दीदारगंज पटना से। मौर्यकालीन चामरग्राही यक्षी ये दीदारगंज पटना से मिले हैं। इसमें स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है दोस्तों। चामरग्राहिनी में स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोहानीपुर पटना से। लोहानीपुर पटना से क्या मिला है? मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा या फिर मूर्ति मिली है, लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 41, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे राजधानी बनाया। फिर इसे बिंदुसार ने राजगीर में स्थापित किया। फिर बाद में उदय जो शासक हुआ उन्होंने फिर से इसे पाटलिपुत्र में स्थापित किया। फिर अंतिम बार शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र स्थापित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में ही आयोजित हुई थी। अशोक के समय कौन सा बौद्ध सभा हुआ था? तो दोस्तों ये तृतीय बौद्ध संगीति या तृतीय बौद्ध सभा की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने डायनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासनकाल में टॉलमी द्वितीय ने डायनिसियस नामक राजदूत को भेजा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीथ्रोबस उपनाम धारण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीथ्रोबस या पाटलिपुत्रक का उपनाम या उपाधि धारण किया था। स्ट्रैबो का कथन है। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? यूनानी दूत डिमोल्किस याद रखिएगा दोस्तों। डिमोल्किस जो यूनानी राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 46, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये कौन सा स्तंभ में इसकी वर्णन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ लेख। इसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया।
सम्राट बताया। बराबर की पहाड़ियों का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो दोस्तों कौन किया? तो ये आजीविकों के लिए बनाया गया था। आजीविकों ने ही इसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। ये 40वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में थी अशोक की राजधानी। ये प्राथमिक शिक्षक 1999 की परीक्षा में पूछा गया है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये मेगास्थनीज का कथन है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करों का बोझ अधिक था, यह केंद्रीकृत था, प्रशासन तंत्र कठोर था। यानी कि उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मौर्य प्रशासन के संबंध में ये सारे कथन सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हैं। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, उसने विदेशों में संबंध स्थापित किए थे, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए थे। ये सारे कार्य अशोक के द्वारा किए गए थे। देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक का उपनाम देव नाम प्रिय है, या फिर अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रिय शासक संबोधित किया था। धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त में से सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण के उपाय, इन सभी कार्यों के काम धम्म महामात्र सभा जो होती थी वो करती थी। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व के क्या कार्य थे? राजस्व क्या थे दोस्तों? मौर्यकालीन या फिर मौर्य प्रशासन में राजस्व के कार्य क्या थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी कार्य थे। क्या क्या कार्य थे? तो न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग, ये तीनों विभाग संभालते थे। उन अधिकारियों को राजस्व कहा जाता था। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग, ये सभी राजस्व के कार्य थे मौर्यकालीन। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो दोस्तों कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष, इन सभी का नाम मौर्यकालीन विद्वानों में आता है। कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौटिल्य है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं, क्या हैं दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन है सही। पहला है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दूसरा है दीदारगंज की यक्षी, तीसरा है बराबर की गुफाएं। ये सभी मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। अशोक के धर्म नीति की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो दोस्तों द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, यानी द्वितीय शिलालेख से, 7वें शिलालेख से और 12वें शिलालेख। अशोक के धम्म नीति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो द्वितीय स्तंभलेख से और 7वें शिलालेख से और 12वें शिलालेख से, इन सभी से हमें क्या जानकारी मिलती है अशोक की धम्म नीति के बारे में। अब आइए देखते हैं अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 9वें शिलालेख से, यानी 9वें शिलालेख से क्या हमें जानकारी मिलती है? अशोक के 9वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है दान और धम्म दान में अंतर को स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य के समय आर्थिक संकट नहीं आया था, बाकी विदेशी आक्रमण हुआ ही था, अयोग्य शासक नहीं था, प्रांतीय विद्रोह